Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA हर्ष सोमपुरा. So अभी तक हमने ये वीडियो सीरीज के अंदर जो CMA फाउंडेशन फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, उसके अंदर चैप्टर 1.4 तक हमने किया था. चैप्टर 1.4 का हमने बुक का जो थ्योरी पोर्शन था वो हमने किया था. अभी तक MCQs एंड FAQs बाकी है. मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बताया था पहले मैंने कि 1.4 एंड 1.5 दोनों साथ में करेंगे, क्योंकि दोनों रिलेटेड चैप्टर है. इसी वजह से मैं पहले दोनों कंप्लीट करूंगा, फिर दोनों के रिलेटेड जो भी आपके चैप्टर्स होंगे, जो भी आपके MCQs एंड FAQs होंगे, वो पहले कंप्लीट करेंगे. ठीक है. तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको. अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपको ये वीडियो ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके दोस्तों के साथ भी शेयर होने चाहिए, उनको भी हेल्प हो जाएगी, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. पूरी गारंटी है कि पूरा सिलेबस ऐसे ही आपको पूरी बुक के साथ मिलेगा. 2022 का सिलेबस पूरी मॉड्यूल के साथ आपको फ्री में मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, इस चैनल के ऊपर. तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच. तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो ये 1.5 चैप्टर है आपका जर्नल एंड लेजर. जर्नल एंड लेजर. अब प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा जर्नल बताया था कि जर्नल होता क्या है. जर्नल अब नॉर्मली बता देता हूँ कि जर्नल होता क्या. जर्नल मतलब क्या? मेन बुक ऑफ एंट्री. ठीक है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री आपको बोलते हैं ना, वो नॉर्मली जर्नल होती है. जर्नल मतलब क्या? डबल एंट्री सिस्टम मैंने जो बताया था कि एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है. मतलब सिंपल है कि जितनी डेबिट इफेक्ट होगी उतनी ही क्रेडिट इफेक्ट होती है. ठीक है. तो वो जो हम एंट्री पास करते हैं, अकाउंटिंग लिखते हैं जो, तो मेन वो अकाउंटिंग लिखते हैं कौन सी लैंग्वेज में? तो वो लैंग्वेज जो है वो जर्नल है. जो अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में हम हमारे ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, दैट इज व्हाट जर्नल इज ऑल अबाउट. ठीक है. तो उन्होंने वही बोला है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने मार्क की हुई है ऑलरेडी, तो वही मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे. बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है. एंड उसके अलावा अगर आपको चीज कोई गो थ्रू करनी है तो कर सकते हो, वरना मैंने जो मार्क की है वो भी बेस्ट इनफ है आपके MCQ पर्पस के लिए, और वो ही आपके लिए बेस्ट है. ठीक है. फिर भी आपको अगर चाहिए तो एक एक बारी आप गो थ्रू कर सकते हो कि नॉलेज थोड़ा बढ़ जाएगा. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले उन्होंने बोला है जर्नल. पहले पढ़ लेता इंट्रोडक्शन क्या है, कि अकाउंटिंग साइकिल का हमने जो इंट्रोडक्शन लिया उसको आगे का प्रोसेस है पोस्टिंग का. तो पहले जर्नल बोला है. कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल के अंदर जो मैंने फर्स्ट लाइन मार्क की है, द वर्ड जर्नल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जॉर. देखो, जॉर मीन्स डे. डे, डेली. डेली जो चीज आप रिकॉर्ड करते हो उसको जर्नल बोला जाता है. ठीक है. जॉर मतलब डे, और जर्नल मतलब डेली. जर्नल का मतलब फ्रेंच में डेली होता है. तो डेली कोई आप चीज रिकॉर्ड करते हो उसको क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं. और जो क्रोनोलॉजिकली एंट्री आप करते हो, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली मतलब क्या? जब जो ट्रांजेक्शन हुआ वो हम रिकॉर्ड करेंगे. सिंपल. जब जब ट्रांजेक्शन होते गए उस डेट और टाइम के हिसाब से हम रिकॉर्ड करते जाएंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल. ठीक है. ऑर्डर ऑफ डेट के हिसाब से करते हैं. इसी को जो प्रोसेस होती है जर्नल लिखने की उसको बोलते हैं जर्नलाइजेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन. सिंपल इतना ही आपको रखना है. ठीक है. फिर उसके बाद फंक्शंस. सिंपल सिंपल फंक्शंस है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को. फिर एनालिटिकल फंक्शन, मतलब सिंपल बोलूँ ना तो एक ट्रांजेक्शन को एनालिसिस करना, मतलब एक एक एस्पेक्ट होगा एंट्री का डेबिट, और एक एस्पेक्ट होगा एंट्री का क्रेडिट. तो डेबिट एंड क्रेडिट दोनों चीजें होगी ही होगी हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर. एंड रिकॉर्डिंग करना वो ट्रांजेक्शन का. हालांकि खास उतना खास कोई फंक्शन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर एडवांटेजेस. सिंपल एडवांटेजेस भी इतने कुछ खास काम के नहीं है. सिंपल हमने जो हमारे जो फंक्शंस होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, डिसीजन लेने में काम आता है. सारी चीज एरर हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा. ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं ये भी. फॉर्म ऑफ जर्नल. जर्नल कैसी दिखती है, दैट इज इंपॉर्टेंट. जर्नल अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको कैसे लिखना है उसका ये फॉर्मेट दिया हुआ है, वो आपको थोड़ा याद रखने की जरूरत है. 11th स्टैंडर्ड में आपने किया ही होगा. नहीं भी किया है तो ये तो यहाँ पे सीखने को मिल ही जाएगा. तो नॉर्मली आपको क्या करना है, जब भी कोई जर्नल लिखनी हो, जब भी कोई जर्नल आपको लिखनी हो, तो यहाँ पे जो दिया है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? डेट लिखना है. सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिखना है. जो उन्होंने बोला है वो आपको लिखना है डेट. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. हाँ. तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? डेट. डेट लिखना है. तो सबसे पहले डेट में भी उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है कि सबसे पहले डेट लिखो, फिर मंथ लिखो एंड फिर ईयर लिखो. ओके. तो सपोज आपको लिखना है 10th दिसंबर 2022. तो आपको कैसे लिखना है? 10th दिसंबर मतलब 10 दिसंबर मतलब 12 मंथ्स, 12th मंथ. तो 10-12-22 ऐसे लिखना है. ओके. जो मैं लिख रहा हूँ 10
12-22। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये चीज जो मैंने आपको लिखी, आपको उस तरह से लिख के उनको दिखा देनी है। ओके, तो दिस इज व्हाट जर्नल इज ऑल अबाउट। फिर आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में जो मैंने लिखा वही आपको करना है। पर्टिकुलर्स इन द सिनेरियो में आपको जो लिख के बता देता हूं कि आपको कैसे आपकी ये पर्टिकुलर्स होगी नॉर्मली। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आपका जर्नल ऐसे दिखेगा कुछ। देखो यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखनी है, फिर लेजर फोलियो नंबर, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। आपकी लाइंस कैसे होगी वो मैं बता देता हूँ। ये आपकी एक लाइन, ये लेजर फोलियो के लिए थोड़ा कम लाइन रखने का चलेगा, स्पेस, एंड ये रही। ऐसे दिखता है आपका। ये आपका जर्नल बनाने का फॉर्मेट है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी आपको एंट्री लिखनी है तो कैसे लिखना है आपको। 10 दिसंबर, अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए, जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, कि अगर आपको बोले कि 10 दिसंबर 2022, 10 दिसंबर 2022 को आपको क्या करना है, एंट्री करनी है, तो 10 दिसंबर 2022 ऐसे लिखना है। अगर परचेज किया है तो पर्टिकुलर में परचेज अकाउंट, जो अकाउंट डेबिट करोगे उसको यहाँ पे डेबिट लिखना है। परचेज अकाउंट डीआर लिखना ही है, डेबिट करोगे तो डीआर लिखना ही पड़ेगा। एंड जो भी क्रेडिट करोगे उसको यहाँ पे टू लिखना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी स्पेस होनी चाहिए। इसके बाद ये टू, यहाँ पे टू लिखो। टू परचेज टू कैश अकाउंट। दिस इज व्हाट जर्नल इज ऑल अबाउट। एंड लेजर फोलियो नंबर मतलब, लेजर फोलियो नंबर मतलब सिंपल बोलू ना, तो ये कौन से नंबर का अकाउंट है आपके परचेज अकाउंट, कौन से नंबर का अकाउंट आपने बनाया हुआ है जिसके अंदर सारे परचेज के ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट के सामने सपोज 1 और 2, तो फर्स्ट नंबर के पेज के ऊपर ये ट्रांजेक्शन है परचेज अकाउंट, एंड सेकंड नंबर के पेज के ऊपर कैश अकाउंट वाले ट्रांजेक्शन है। ये यहाँ पे इंडिकेट करता है, ये इसका मीनिंग है। इतनी ही चीज होती है जो आपको काम की है, जो ऑनेस्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, जो उन्होंने दिया हुआ देख लो। वाउचर नंबर एक मेरा रह गया था। वाउचर नंबर मतलब सिंपल सिंपल है। वाउचर नंबर मतलब कोई बिल नंबर आपने बनाया है कि कोई इसका वाउचर नंबर ये है, कि आपने इस नंबर का वाउचर बनाया, तो वो भी आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हो। इससे ज्यादा कोई चीज जर्नल में नहीं आ सकती। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू, जो मैंने आपको बता दिया। ओके, इतना ही आपको याद रखना है, उससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये रहा, देखो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भाई किस तरह से दिखता है वाउचर नंबर। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि वाउचर नंबर 31 है, लेजर फोलियो 5 और 17 है, 50-50 हजार रुपए का डेबिट एंड क्रेडिट, वो दोनों चीजें दिख रही है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको जो मैंने बताई वही लिखी हुई है। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। सिंपल एंड कंपाउंड एंट्री। अब कंपाउंड एंड सिंपल एंट्री का मतलब क्या होता है, सिंपल आपको बताऊं ना, तो कई बार एंट्री क्या होती है कि कई बार आपको बोलूं कि आपने परचेस किया, ठीक है, 50 हजार रुपए का परचेस किया, लेकिन 25 हजार रुपए आपने कैश में दे दिए, एंड 25 हजार रुपए अभी क्रेडिट का है, अभी बाकी है पैसे देना। आपने 50 हजार रुपए का परचेस किया, 25 हजार रुपए आपने पैसे दे दिए, एंड 25 हजार रुपए आपको देना बाकी है। तो अगर आपने परचेस किया तो मैं क्या बोलूंगा, आप बोलोगे सर हमने परचेस किया है। अगर मैंने परचेस किया तो मुझे लिखना पड़ेगा। नॉर्मली एंट्री क्या होती है, परचेज खर्चा होता है हमारा। ठीक है, परचेज मतलब क्या, स्टॉक आ रहा है हमारे पास। तो नॉर्मली परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो आप बोलोगे सर 50 हजार रुपए का परचेज हुआ है तो 50 हजार रुपए डेबिट होने चाहिए, 50 हजार का खर्चा हुआ है। अब हमारे पास से कैश जा रहा है, तो आप बोलोगे सर टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, 25 हजार रुपए का कैश गोज आउट है। एंड और 25 हजार भी तो लिखने पड़ेंगे ना, डेबिट जितना है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए ना। तो अब टू, जिसके पास से आपने परचेज किया उसका अकाउंट लिखना पड़ेगा ना। तो सपोज क्रेडिटर कोई भी एक्स अकाउंट है, एक्स, तो एक्स अकाउंट 25 हजार रुपए, तो वो क्या है ये, परचेज अकाउंट टू कैश टू एक्स है ऐसा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू एक्स अकाउंट। तो उसका मतलब क्या है ये, कि भाई अगर आप दो एंट्री भी कर सकते थे, पहले ऐसी एंट्री कर सकते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25 हजार 25 हजार, फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 25 हजार 25 हजार। लेकिन ये कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा अकाउंट कोई भी एंट्री में आ जाए क्या,
2 से ज्यादा अकाउंट कोई भी एंट्री में आ जाए तो उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट के लिए तो क्या होता है कि एक एक अकाउंट होगा, दोनों का इक्वल होगा अमाउंट तो भी चल जाएगा। लेकिन 2 से ज्यादा अकाउंट होता है तो एक ही एंट्री में खत्म कर दो ना बात, क्यों ज्यादा ज्यादा खींचना है? एक ही एंट्री में अगर सारी चीजें मिल जाती है मुझे, तो फिर क्यों करना है? ज्यादा ज्यादा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से कंपाउंड, कंपाउंड क्या मतलब, एक्यूमुलेट कर देते हैं हम। जितने जितने अकाउंट रिलेवेंट है एक ही ट्रांजेक्शन में उसको एंट्री कर देते हैं, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। बस इतना ही आपको जानना है, ठीक है? तो बस हमें सिर्फ, मैंने आपको जर्नल बताया, जर्नल के लिए, जर्नल करने के लिए 3 चीज जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर सिखाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज गो देयर। गोल्डन रूल्स अप्रोच आपको देखना है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर मैंने 3 अकाउंट्स बताए थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। वो तीनों का रूल्स आपको पता होना चाहिए। पर्सनल का रूल ये है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल ये है, डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट में तीन चीज मैंने बाइफरगेट की हुई थी पर्सनल अकाउंट में। कौन सी चीज मैंने बता देता हूँ। नेचुरल पर्सन, फिर आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, फिर रियल अकाउंट में टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पोजीशंस, एसेट, ये सारी चीजें जो हम होल्ड करते हैं, पोजीशंस होता है हमारे पास जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में होती है, वो टेंजिबल, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती तो वो इंटेंजिबल। ऐसी सारी चीजें रियल एसेट्स में आती है। अगर आई तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। नॉमिनल में एक्सपेंस एंड लॉस जो होगा वो डेबिट होगा, एंड क्रेडिट इनकम हो जाएगा आपका, इनकम एंड गेन आपका जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है। ये 3 रूल अगर आपको याद है तो आप जर्नल कर पाओगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम जर्नल करते हैं। देखो जर्नल सारी एंट्रीज उन्होंने लिखी हुई है, तो मैं आपको डिस्कस करके सारी एंट्रीज बता दूंगा कि क्या हो सकता है, ठीक है? फिर भी अगर कुछ भी डाउट रहे, अगर कुछ भी डाउट रहे, देखो जर्नल इज द लेजिट कॉन्सेप्ट जो आपको परफेक्ट आना चाहिए। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर आपको जर्नल अच्छे से आती है तो मैं 90% सिलेबस आपका अकाउंटिंग का जो है, कोई भी लेवल का हो, भले से भले वो पीएचडी लेवल का भी क्यों ना हो, उसको अच्छे से आप समझ सकते हो। आपको जर्नल आनी चाहिए, अकाउंटिंग का बेस ही जर्नल है। अगर आपको जर्नल अच्छे से नहीं आता, कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो यू वोंट बी एबल टू कंसिडर द कॉन्सेप्ट इन इट्स कोर। आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। इसी वजह से मैं इतना ध्यान दे रहा हूँ। तो हम चलो एंट्री करते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 11, उन्होंने बोला लेट अस इलस्ट्रेट द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। बोल दिया उन्होंने। फर्स्ट क्या बोला है? 2021 अप्रैल फर्स्ट, उन्होंने बोला है मिस्टर विकास एंड मिसेस वैभवी, who are husband and wife, started consulting business by bringing in their personal cash 5 lakh and 2,50,000 respectively। अब देखो, 2 लोग थे, मिस्टर विकास एंड मिसेस वैभवी, दोनों हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने दोनों ने पैसे लाए। तो ये दोनों कौन है? ओनर है बिजनेस के, ओनर है बिजनेस के ओनर बिजनेस में पैसे लाए और बिजनेस स्टार्ट किया। तो ओनर अगर बिजनेस में कुछ भी लेके आता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलता हूं मैं? ओनर अगर कुछ भी बिजनेस में लेके आएगा तो उसको कैपिटल बोलेंगे। ओनर अगर बिजनेस में से कुछ भी लेके चला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग बोलेंगे। तो यहाँ पे आप नॉर्मली सोचोगे तो ओनर कैपिटल लेके आया, ठीक है? तो बिजनेस के, हम सारी एंट्री किसके पर्सपेक्टिव से करेंगे? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। तो आप बिजनेस में बैठे हो, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो, बिजनेस के पास कैश आया, हाँ भाई बिजनेस के पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। टोटल कितने रुपए आए? कितने रुपए आए बिजनेस के पास? 5 लाख प्लस 2,50,000, मतलब बिजनेस के पास 7,50,000 रुपीज आए। हाँ, बिजनेस के पास 7,50,000 रुपीज आए, तो कैश अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू। अब पर्सनल अकाउंट, ओनर, हु इज द गिवर? मिस्टर विकास। विकास इज कैपिटल अकाउंट। मैंने बोला था ओनर, ओनर का अकाउंट लिखना है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मिस्टर विकास इज कैपिटल अकाउंट एंड मिसेस वैभवीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, दोनों का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देख लो ये आपकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 7,50,000, विकास कैपिटल अकाउंट एंड वैभवीज कैपिटल अकाउंट 2,50,000। देख लो, है। इट इज दैट सिंपल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लेके आ रहा है तो बट ऑब्वियसली कैपिटल वुड इंक्रीज द लायबिलिटी फॉर द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस। डन। ओके, फिर उसके बाद सेकंड एंट्री है, उन्होंने बोला है बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर 25,000 फॉर कैश। 25,000 रुपए का फर्नीचर परचेस किया। अब देखो नॉर्मली 2 अकाउंट कौन से अफेक्ट होंगे? फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। नॉर्मली फर्नीचर, आपका बिजनेस फर्नीचर का नहीं है, कंसल्टिंग बिजनेस है, कंसल्टिंग बिजनेस है, तो आप सर्विस प्रोवाइडर हो। अगर आपने फर्नीचर लिया मतलब आपके लिए वो एसेट है, एसेट है तो एसेट्स मतलब रियल अकाउंट। आप सोचो रियल अकाउंट कम्स इन तो फर्नीचर आया, इसी वजह से मैं फर्नीचर को डेबिट करूंगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आया, फर्नीचर वुड बी कंसिडर्ड एज योर एसेट, रियल अकाउंट। तो फर्नीचर टेंजिबल एसेट है, आया तो फर्नीचर को डेबिट किया। एंड कैश अकाउंट क्रेडिट करूंगा, क्यों? क्योंकि कैश, रियल अकाउंट अगेन हमारी एसेट है,
गोज आउट, जा रहा है। इसी वजह से मैं क्या करूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देख लो क्रेडिट हो गया। यहाँ पे मैंने वाउचर नंबर लिख दिया एंड 25,000 लिख दिए। ये लेजर फोलियो का अभी नंबर मत देखना, वो मैं बता दूंगा बाद में कैसे करना है, अभी सिंपल सिंपल एंट्रीज में दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है ओपन द करंट अकाउंट विद पीपी बैंक बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख रुपीज। आपके पास कैश पड़े थे 7.5 लाख रुपए जो आए थे, उसमें से आपने क्या किया, एक पीपी नेशनल बैंक करके एक बैंक है, उसके अंदर आपने कैश लेके गए, 1 लाख रुपए वहां पे भरे और आपने अकाउंट ओपन करवाया अपने बिजनेस से। तो आपके पास से कैश कम हुए, लेकिन आपका एक बैंक अकाउंट ओपन हुआ, बैंक में पैसे आए। ठीक है ना, बैंक क्या है, मैंने बताया था बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। तो अब बैंक के पर्सपेक्टिव, आपके पर्सपेक्टिव से सोचो कि बैंक इज द रिसीवर, बैंक में पैसे आए, तो बैंक रिसीवर है और आपके पास से कैश गया, तो बैंक रिसीवर है, इसी वजह से पीपी बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश आपके पास से गए, इसी वजह से कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसी वजह से एंट्री क्या होगी, पीपी नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, रियल अकाउंट कैश गए, आपके बिजनेस में से कैश चले गए और बैंक में पैसे आए, इसी वजह से पीपी नेशनल बैंक टू कैश। तो ये 1 लाख हो गया, डन है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है पेड ऑफिस रेंट 15,000 फ्रॉम द मंथ फॉर द मंथ बाई चेक टू मेसर्स रियल्टर्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, 15,000 रुपए का चेक आपने पे कर दिया, वाउचर नंबर 3 है, तो वाउचर नंबर मतलब वो तो वाउचर नंबर में लिख देना है कि 3 नंबर का वाउचर है। 15,000 रुपए रेंट पे किया, कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, रेंट पे किया, रेंट क्या है, खर्चा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, चेक से पे किया मतलब बैंक से, तो बैंक इज द गिवर। चेक से पे करोगे तो आपके पास से कैश नहीं जा रहा है, पैसे कहाँ से जा रहे हैं, बैंक में से जा रहे हैं, तो बैंक ने पैसे दिए आपके बिहाफ पे, तो बैंक इज द गिवर इन दिस टाइम, इसी वजह से बैंक में से पैसे देखो, नॉर्मल सोचना हो तो बैंक में पैसे आ रहे तो बैंक डेबिट होगा, बैंक से पैसे जा रहे तो बैंक क्रेडिट होगा, सिंपल। ओके, तो बैंक क्रेडिट हो गया, देख लो रेंट टू पीपी नेशनल बैंक। देखो पीपी नेशनल बैंक क्यों लिखा, क्योंकि पीपी नेशनल बैंक नाम अलग से उन्होंने दिया, बाकी रेंट टू बैंक भी लिख सकते थे, इट इज अप टू यू। ओके, तो देख लो 15,000 जो बैंक में से पैसे पे किए वो बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बॉट अ मोटर कार वर्थ ₹4,50,000 फ्रॉम मिलेनियम मोटर्स बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 50,000 बाय चेक एंड अ बैलेंस बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एचएच बैंक। अब देखो उन्होंने, आपने मोटर कार परचेस किया, आपका कंसल्टिंग बिजनेस है, मोटर कार परचेस करोगे मतलब आपके लिए वो एसेट है, आप बिजनेस में यूज करोगे, एसेट है आपके लिए। तो कोई भी एसेट परचेस करते हो तो मोटर कार एसेट आया, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, मोटर कार आई, इसी वजह से मोटर कार को मैं डेबिट करूंगा। कितने कितने रुपए की मोटर कार है, 4,50,000 रुपए की, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट 4.5 लाख का होगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, वो रूल लगेगा। फिर उसके बाद आपने डाउन पेमेंट 50,000 रुपए पे किया, कैश गया, डाउन पेमेंट पे किया बाई चेक, तो बैंक से पैसे पे किए ना, बैंक से पैसे पे किए, तो टू बैंक आएगा, टू पीपी बैंक, हमारे जो पीपी नेशनल बैंक है उसमें से पैसे गए, तो पैसे गए तो पीपी नेशनल बैंक को क्रेडिट करूंगा, तो पीपी नेशनल बैंक अकाउंट क्रेडिट 50,000। अभी 4.5 लाख रुपए के आपका मोटर कार था, 50,000 रुपए आपने चेक से पे कर दिए, तो बाकी का 4 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा ना। तो बाकी के 4 लाख रुपए का आपने क्या किया, लोन लिया, बाकी का 4 लाख रुपए आपने क्या किया, लोन लिया, तो लोन वुड इंक्रीज योर लायबिलिटी, लोन वुड इंक्रीज योर लायबिलिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सिंपल है, कंपाउंड एंट्री कर दो। क्या किया आपने, मोटर कार अकाउंट डेबिट 4.5 लाख, पीपी नेशनल बैंक जो 50,000 और बाकी का लोन 4 लाख रुपए। सिंपल है ना, मोटर कार की वजह से लोन इंक्रीज हुई तो लोन ही लिख दो। नॉर्मली क्या करते हैं सब कि भाई देखो, नॉर्मली 2 एंट्री हो सकती थी, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इतना ज्यादा डीप में बता रहा हूँ, प्लीज लेक्चर को अगर आप देख पाओ तो 1.5 की स्पीड पे एक बार ही देखना, ताकि आप रियलिटी और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, वो मेरा पर्पस है। ठीक है, बाकी इतना ज्यादा टाइम ना भी दूं तो चल जाएगा, पर एक बार ही समझ लेना ये चीज क्या है। नॉर्मली आप ये भी कर सकते थे, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो पीपी नेशनल बैंक है, टू जिसके पास से आपने परचेस की उसका नाम भी लिख सकता था, टू एक्स अकाउंट, नाम समझ लेते कि एक्स के पास से आपने ये मोटर कार ली, तो ऐसा लिख सकते थे कि मोटर कार 4.5 लाख, मोटर कार 4.5 लाख, बैंक 50,000, एक्स 4 लाख। तो ये 4 लाख लिखना पड़ेगा कि एक्स को मुझे 4 लाख रुपए देने हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इन दैट सिनारियो, अब मुझे एक लोन लेनी पड़ेगी, तो लोन के पैसे तो मेरे पास आए ही नहीं है, लोन के पैसे मेरे पास थोड़ी आए हैं, लोन के पैसे तो कौन लेके गया, लोन के पैसे तो कौन लेके गया, एक्स लेके चला गया। लोन के पैसे को डायरेक्टली हमारे लिए क्या होता है कि भाई हमारे पास जो लोन के पैसे आते हैं ना, तो वो तो हम किसको दे देते हैं, एक्स को दे देते हो, फिर हम बोलते हैं कि बैंक को हम पे करेंगे। तो इन दैट सिनारियो ऐसा हो जाता है कि लोन का पैसा हमारे पास पहले आएगा,
तो हम ऐसा समझते हैं कि भाई बैंक के पास से लोन लिया तो पैसे हमारे पास आए, तो बैंक अकाउंट में पैसे आए टू लोन अकाउंट। लोन हमारी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो 4 लाख रुपए का लोन लिया। एंड ये 4 लाख रुपए का जो लोन लिया ना, उसके बाद ये लोन से जो पैसे आए वो मैंने पे कर दिए। किसको पे कर दिए? एक्स को पे कर दिए। क्यों? क्योंकि एक्स को तो अभी 4 लाख रुपए देके खत्म करना है ना। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कि भाई 4 लाख रुपए मैंने जो मिले थे मुझे, वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए, 4 लाख रुपए चले गए। तो इसी वजह से देखो, एक्स को मैंने क्रेडिट किया, एक्स को मैंने डेबिट किया, इसी वजह से एक्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 4 लाख रुपए 3 एंट्री की। पर अगर कोई अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों हो रहा है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर देखो, बैंक को मैंने क्रेडिट किया और बैंक को मैंने डेबिट किया, तो बैंक को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों को कैंसिल कर दिया, तो तीन ही चीज बची। कौन सी? मोटर कार, बैंक टू लोन। इसी वजह से मैंने ये किया। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउ यू लर्न योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल। भले टाइम लगता है, आपको लगता है सर इट टेक्स टाइम, बट नहीं, एक बार ही समझ लिया तो आपको सालों साल अच्छे से काम आएगा। ओके, तो यही चीज है, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू पीपी बैंक अकाउंट एंड टू लोन अकाउंट, कि आपने लोन अकाउंट क्यों क्रेडिट किया? कि भाई मोटर कार के सामने लोन लिया है मैंने। ओके, फिर उसके बाद जाते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है विकास एंड वैभवी कैरिड आउट अ कंसल्टिंग बिजनेस फॉर ए फार्मास्यूटिकल्स एंड रेज्ड अ बिल फॉर 10 लाख। देखो, उन्होंने किसी के लिए कंसल्टिंग का काम किया। अब कंसल्टिंग किया तो उनकी इनकम हो जाती है, ये नॉर्मल बिजनेस है उनका, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। 10 लाख रुपए का काम दिया, उन्होंने इनवॉइस भी रेज कर दिया है, बिल नंबर उनका ये है, ठीक है, रेज्ड। A1 Pharmaceuticals have immediately settled 2,50,000 by way of check and balance will paid after 30 days the check received is deposited into bank। अब देखो, उन्होंने क्या बोला कि भाई 10 लाख रुपए का आपने सर्विस दिया, उन्होंने आज के आज ही 2.5 लाख रुपए का चेक दे दिया और वो अपने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। तो बैंक में पैसे आ गए, मतलब सिंपल है, 2.5 लाख रुपए बैंक में पैसे आ गए। एंड और 7.5 लाख रुपए का क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या? आपको उनके पास से पैसे मांगने हैं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब क्या? जो रिसीवर होता है, रिसीवर कौन है? ए फार्मास्यूटिकल। जब कभी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तो जो भी रिसीवर होता है, आपने जिसको सर्विस दी है उसको डेबिट करो, जितने रुपए से आपने उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया है। एंड टू कंसल्टिंग फीस अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट भी लिख सकते हो, टू कंसल्टिंग फी। फी क्या? इनकम है आपकी पूरी 10 लाख रुपए, आपकी कंसल्टिंग फी की इनकम है। तो आप क्या करोगे? कंसल्टिंग फी अकाउंट को क्रेडिट करोगे 10 लाख रुपए, क्योंकि वो आपकी इनकम है। बैंक अकाउंट डेबिट करोगे 2.5 लाख रुपए, क्यों? क्योंकि वो आपकी बैंक में पैसे, बैंक इज द रिसीवर। बाकी के 7.5 लाख रुपए आपको लेने बाकी है, तो कौन रिसीवर है उसके लिए? ए फार्मास्यूटिकल। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 250, ए फार्मा 7.5 लाख, कंसल्टिंग फीस अकाउंट 10 लाख रुपए। डन है, ये आपकी एंट्री होगी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है सैलरी ऑफ वन रिसेप्शनिस्ट 5,000 पर मंथ, सैलरी ऑफ वन रिसेप्शनिस्ट 5,000 पर मंथ एंड वन ऑफिसर एट 10,000 पर मंथ। द सैलरी फॉर द करंट मंथ इज पेएबल टू देम। देखो क्या बोला है, करंट मंथ की, एक रिसेप्शनिस्ट है जिसको 5,000 रुपए पर मंथ आप देते हो, और एक ऑफिसर है जिसको आप 10,000 रुपए पर मंथ देते हो। एक महीने की करंट मंथ की पेएबल है। पेएबल का मतलब क्या? अभी देना बाकी है, पे करना बाकी है, पेएबल टू देम। पे नहीं किया है, पे करना बाकी है। तो जब पेएबल होता है ना कोई चीज, सैलरी तो क्या है? खर्चा है। सैलरी तो क्या है? खर्चा है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट करूंगा मैं, 5,000 प्लस 10,000, 15,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी करूंगा। क्यों आउटस्टैंडिंग सैलरी करूंगा? क्योंकि पे नहीं किया, अगर पे किया होता तो कैश करता। आउटस्टैंडिंग पेएबल है। ओके, तो सैलरी टू सैलरी पेएबल 15,015 हो गया। दैट इज इट। ओके, इलस्ट्रेशन 12। ओके, ये करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि भाई ये नंबर्स क्या लिखे हो। अब बोलोगे सर नंबर्स आपने बताया नहीं। नंबर्स बता देता हूँ। देखो, अब क्या होता है, नॉर्मली नॉर्मली आपको ये सारे नंबर आपको लेजर अकाउंट बनाने होते हैं। ये सारे जो नंबर्स है ना, उसके एक लेजर अकाउंट बनाते हो, अकाउंट बनाने होते हैं। तो वो अकाउंट बनाने के नंबर लिखना पड़ता है कि कौन से नंबर का अकाउंट है आपका ये, कौन से नंबर का अकाउंट है आपका ये अकाउंट। तो सबसे पहले एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा नाम है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट है, तो सबसे पहले आप बोलोगे कि मुझे कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले आप कैश अकाउंट बना दोगे। इसी वजह से आपने कैश, जहां जहां पे कैश अकाउंट लिखा होगा वहां पे आपने नंबर 1 लिख दिया होगा। क्यों?
क्योंकि नंबर 1 वाले अकाउंट पे आप वो कैश वाला ट्रांजेक्शन लिख दोगे। तो देखो यहाँ पे कैश पे नंबर 1 लिख दिया, नंबर 1 ये रहा। फिर कैश जहां पे है वहां पे आपने नंबर 1 लिख दिया, क्योंकि पहला वाला अकाउंट जो होगा वो आपका कैश, नंबर 1 वाला अकाउंट जो होगा वो कैश अकाउंट होगा। फिर आप विकास कैपिटल अकाउंट एंड वैभवी कैपिटल अकाउंट बनाओगे। जितने अलग अकाउंट होंगे उतने अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे, जितने अलग अकाउंट होंगे उतने अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। लेजर पोस्टिंग भी आपको सिखाऊंगा। अभी सिर्फ आप ये सीख लो कि जितने अलग अलग अकाउंट है उतने आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड आप कौन सा बनाओगे, विकास कैपिटल एंड वैभवी कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद फर्नीचर अलग अकाउंट हो गया, अगेन वो भी उसका भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। पीपी नेशनल बैंक, तो जहां जहां पे पीपी नेशनल बैंक आपने लिखा है वो 5th वाले नंबर का अकाउंट होगा, देख लो। जहां जहां पे पीपी नेशनल बैंक लिखा है वहां वहां पे मैं 5 नंबर लिख दिया, देख लो है। फिर उसके बाद रेंट, जहां पे रेंट होगा वहां पे मैं 6 नंबर 6 लिख दूंगा, 6 एक ही है। फिर उसके बाद मोटर कार अलग अकाउंट हो गया, उसको 7 नंबर दिया। लोन अकाउंट अलग अकाउंट हो गया, अगेन 8 नंबर दिया। फिर ए फार्मा अकाउंट अलग अकाउंट हो गया, उसको 9 नंबर दिया। कंसल्टिंग फी अलग से अकाउंट बनेगा, अलग अकाउंट है 10। सैलरी एंड सैलरी पेएबल दोनों का अलग अकाउंट है, अलग। जितने अलग अकाउंट बने वो सबके एक अकाउंट, एक एक अकाउंट सबका लेजर अकाउंट बनेगा। ओके, तो ये नंबर उन्होंने इस वजह से दिए। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। चलो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रॉय, मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय की बुक में आपको जर्नलाइज करना है, ठीक है। अप्रैल मंथ का ट्रांजेक्शन है, फटाफट कर लेते हैं। ही स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ प्लांट 10,000, बैंक 8,000 एंड 12,000 का स्टॉक। ठीक है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कभी भी ऐसा बोले ना कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, देखो ऐसा नहीं होता। कैपिटल नॉर्मली है ना, बच्चों को ऐसा दिमाग में रहता है कि कैपिटल का मतलब क्या, ओनर बिजनेस में जो भी पैसे लेके आता है ना वही कैपिटल होता है। ऐसा नहीं है। ओनर बिजनेस में कोई भी चीज लेके आया उसको कैपिटल बोलते हैं। ओनर बिजनेस में अपने पर्सनल घर में से एक मोबाइल उठा के, ये मोबाइल है, तो अगर ये मोबाइल वो उठा के लेके आया अपने बिजनेस में तो वो भी एक कैपिटल बन जाता है। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो ओनर क्या लेके आया, प्लांट लेके आया, बैंक में पैसे थे वो भी लेके आया, और स्टॉक भी लेके आया। तो जो जो चीज, अगर ये इंपॉर्टेंट वाली एंट्री है, तो बिजनेस में क्या क्या चीज आई वो देखना है। अगर एसेट आई तो डेबिट करेंगे, अगर लायबिलिटी आई तो क्रेडिट करेंगे, सिंपल है ना। अपना सिंपल रूल है। तो जब कभी भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट हुआ ना तो उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री, कि भाई ओपन हुआ बिजनेस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, प्लांट अकाउंट डेबिट। प्लांट मतलब क्या, प्लांट आया, प्लांट मतलब एक एसेट है। प्लांट क्या है, एक एसेट्स है, एसेट में आता है। बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट, आपका बैलेंस है। एसेट हो गया, मतलब अल्टीमेटली बैंक में पैसे पड़े हुए हैं ना आपके, तो वो भी एक एसेट टाइप ही हो गया ना। एंड स्टॉक, स्टॉक भी एक एसेट है। तो ये तीनों चीजें वो लेके आया, एसेट्स लेके आया। तो ये क्या है हमारे लिए, एसेट हो गया, तो डेबिट करेंगे हम, सिंपल सिंपल डेबिट करेंगे। तो ये प्लांट अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। अगर डेटर आता तो डेटर भी डेबिट हो जाता, अगर क्रेडिटर आता तो क्रेडिटर क्रेडिट हो जाता। तो ये तीनों चीज को मैं डेबिट करूंगा। एंड ये तीनों चीज वो लेके आया, तो तीनों चीज क्या हो गई, कैपिटल हो गई। तो कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा तीनों का टोटल करके, सिंपल। तो वही एंट्री होगी, देख लो, प्लांट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हुआ, तीनों चीज को क्रेडिट कर दिया। मतलब अल्टीमेटली वो 30,000 की कैपिटल लेके आया। आप ही सोचो, आप बोलोगे हाँ सर सही है, एकदम परफेक्ट है, यही चीज होनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है, बॉट फर्नीचर फॉर रीसेल 5,000 रुपए, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस डेकोरेशन 3,000। ये दोनों चीज जो है वो अलग पर्पस के लिए की है। जब कभी भी आप परचेस करते हो कोई भी चीज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, तो वो आपका बिजनेस माना जाता है। वो क्या माना जाता है, बिजनेस माना जाता है। तो उसको परचेस बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कोई चीज रीसेल करने के लिए परचेस करते हो तो उसको परचेज लिखा जाता है, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी परचेज टू कैश 5,000 रुपए, इसकी एंट्री होगी परचेज टू कैश 5,000 रुपए। और ये दूसरी जो वाली है उसकी एंट्री होगी डेकोरेशन के लिए वो लेके आया। डेकोरेशन के लिए अगर आप लेके आते हो तो वो आपके लिए एसेट बन जाती है, तो उसकी एंट्री होगी फर्नीचर टू कैश, ठीक है। तो दो एंट्री होगी आपकी। पहले वाले के लिए जो आपने रीसेल के लिए लेके आए, रीसेल के लिए लेके आते हो ना, तो वो आपके लिए गुड्स हो जाता है। तो जब कभी भी आप गुड्स परचेस करते हो तो उसको परचेज अकाउंट में ही डालना पड़ता है, इतना याद रखना। परचेज टू बैंक 5,000 रुपए, एंड दूसरा है फर्नीचर टू बैंक, दैट इज 3,000। डन है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है, पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश। आपने रेंट पे किया लेकिन पर्सनल कैश से, बिजनेस वाले कैश से नहीं। तो पर्सनल कैश से पे किया मतलब ओनर ने अपने पर्सनल कैश में से रुपए दिए। तो ओनर अगर पर्सनली कुछ भी लेके आता है तो उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस में कैपिटल बोलते हैं।
तो ओनर अगर पर्सनली कुछ भी लेके आया कैपिटल, कुछ भी लेके आया तो उसको कैपिटल बोलूंगा, तो क्या करेंगे, रेंट टू कैपिटल। सिंपल है ना। नॉर्मली क्या होता है, आप बोलोगे सर रेंट है तो रेंट तो एक एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, टू कैश अकाउंट होना चाहिए, कैश गया। पर यहाँ पे हमारे बिजनेस में से तो कैश गया ही नहीं है, हमारे बिजनेस में तो कैश नहीं गया, हमारे बिजनेस में कैपिटल आया। तो कैपिटल जब भी आता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है, क्यों, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बिजनेस की, इसी वजह से रेंट टू कैपिटल आ जाएगा 2,000 रुपए, देख लो, रेंट टू कैपिटल 2,000 रुपए है। रूल समझोगे आराम से आ जाएगा सब कुछ। फिर उसके बाद पेड सैलरी, पेड सॉरी सोल्ड फर्नीचर आउट ऑफ दोस्त फॉर रीसेल, रीसेल पर्पस के लिए जो आपने फर्नीचर लिया था, रीसेल पर्पस के लिए आपने जो भी फर्नीचर लिया था वो आपने 6,000 रुपए में बेच दिया। सिंपल है, आपने रीसेल करने के लिए लिया था तो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट लिखा था। अगर आपने कोई गुड्स को परचेज अकाउंट लिखा है तो उसको आप सेल करते हो तो नॉर्मली कैश टू सेल्स लिख देना है, सिंपली 6,000 रुपए, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कैश टू सेल्स। अगर आप रीसेल करते हो कोई भी चीज को अगर रीसेल कर रहे हो उसके पर्पज से ही आपने लिया था, तो उसको सीधा सीधा कैश टू सेल्स ही लिखना है, उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है। क्योंकि ये अब आप बोलोगे सर 5,000 की चीज 6,000 रुपए में बेची तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट भी तो लिखो, पर वो एसेट्स में लिखा जाता है। नॉर्मल गुड्स में तो क्या हो जाएगा, ये सेल्स के सामने परचेज आप जब सेट ऑफ करोगे ना एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 1,000 का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। ओके। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है सैलरी टू मिस्टर एक्स, आपने 1,200 रुपए की पेड सैलरी टू मिस्टर एक्स फॉर 1,200, सैलरी पे किया, सैलरी टू मिस्टर एक्स, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरी खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट, कैश में पे किया है। ठीक है, तो कैश ट्रांजेक्शन में नॉर्मली कैश ट्रांजेक्शन जब भी आप करते हो तो पर्सनल अकाउंट नहीं आते, इसी वजह से खर्चा किया है तो सैलरी टू कैश आएगा 1,200 रुपए, सैलरी टू कैश। ओके। या बैंक, नॉर्मली उन्होंने बैंक लिख दिया, कैश लिख दो, इट इज अप टू यू, वो उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। परचेस गुड्स फ्रॉम, हाँ, हालांकि स्पेसिफाई नहीं भी किया है तो एक लॉजिकल रीजन ये बता सकता हूं मैं कि उनके पास सिर्फ बैंक में ही पैसे थे 8,000 रुपए, 8,000 रुपए में बैंक में ही पैसे थे, तो ऐसा मान सकते हैं कि भाई कैश में वो पे नहीं कर पाएगा, बैंक में पैसा है तो बैंक से पे कर दिया उसने, इसी वजह से मैं सैलरी टू बैंक लिख दिया। ओके। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मुखर्जी फॉर कैश 3,000, अब कैश में पे किया, तो परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मुखर्जी, कैश में पे किया, तो क्या करेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000 रुपीज, ये तो सिंपल एंट्री है, ये आपको आ गई होगी, कैश में परचेज करोगे तो बहुत सिंपल है। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सैन ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे जब भी आप गुड्स सेल करोगे, क्रेडिट पे सेल किया तो हु इज द रिसीवर, वो याद करना है, क्रेडिट सेल्स जब भी आप करोगे तो किसने रिसीव किया वो याद करना है, तो मिस्टर सैन इज द रिसीवर, नेम आएगा, तो मिस्टर सैन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए, 8,000 रुपए, मिस्टर सैन टू सेल्स 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। मिस्टर सेन रिटर्न गुड्स वैल्यूड रुपीज 1,000, मिस्टर सेन ने रिटर्न किया गुड्स वैल्यूड, अब मिस्टर सेन को आपने गुड्स भेजा था, 8,000 रुपए का गुड्स सेल किया था, अब उसने वापस कर दिया, तो सेल्स, सेल्स किया हुआ गुड्स सेल्स क्रेडिट करते हो, सेल्स रिटर्न हो गया गुड्स, जो गुड्स आपने सेल किया था वो रिटर्न हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे हम, सेल्स रिटर्न, उसको क्या करेंगे हम, सेल्स रिटर्न करेंगे, तो सेल्स रिटर्न वुड बी डेबिटेड, हमेशा सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, क्यों, सेल किया हुआ गुड्स वापस आ रहा है तो गुड्स कम्स इन तो डेबिट होगा ना, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसने गुड्स दिया आपको वापस, मिस्टर सेन ने, मिस्टर सेन इज द गिवर नाउ, सेल्स रिटर्न ना, जो गुड्स चला गया था वो वापस भेजा, किसने भेजा, मिस्टर सेन ने भेजा, तो यहाँ पे मिस्टर सेन इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट गिवर तो क्रेडिट हो जाएगा, इसी वजह से एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सेन अकाउंट। ठीक है, तो देख लो, ये रहा 1,000 रुपए है, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब भी सेल्स रिटर्न ही माना जाता है, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, अभी भी बोल रहा हूँ, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, इनवर्ड गुड्स आया, आपके पास गुड्स आया, इनवर्ड मतलब आपके पास गुड्स आया पर वो रिटर्न हुआ गुड्स है, तो सेल्स करोगे तभी रिटर्न होगा, तो रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या, सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। ओके, तो रिटर्न इनवर्ड टू सेल, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है मिस्टर सेन रिटर्न गुड्स 1,000, जो मैंने बता दिया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर सेन 6,500 इन फुल सेटलमेंट, अब देखो फुल सेटलमेंट बोल दिया यहाँ, आप सोचो 8,000 का गुड्स आपने मिस्टर सेन को भेजा था, 8,000 का गुड्स आपने मिस्टर सेन को बेचा था कि 8,000 रुपए आप मुझे उसके पास से लेने, उसमें से उसने 1,000 रुपए का गुड्स वापस दे दिया, तो 8,000 में से आप बोलोगे ठीक है तू 1,000 रुपए माइनस करके मुझे कितने रुपए दे, 7,000 रुपए दे दे भाई, मुझे मुझे तू 7,000 रुपए दे दे, जितना भी मुझे चाहिए उतना दे दे मुझे, तो आप बोलोगे ठीक है भाई 7,000 रुपए ले ले,
अब उसने कितने दिए मुझे, 6,500 रुपए, तो मैंने उसको 500 रुपए का डिस्काउंट दिया ना, फुल सेटलमेंट बोल दिया, तो 500 रुपए का मैंने उसको डिस्काउंट दिया, तो मेरे लिए खर्चा हो गया ना, आपने खर्चा तो खर्चा हो गया, तो वो भी करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कितने रुपए मिले, 6,500 रुपए आपको मिले, तो कैश मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, 6,500 रुपए कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 6,500। डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट आपका खर्चा है, डिस्काउंट आपका खर्चा है, लॉस है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट 6,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू किसने आपको दिया ये, कितने किसने पैसे दिए, गिवर कौन है, मिस्टर सेन, तो मिस्टर सेन अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो यही एंट्री होगी, देख लो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सेन। रूल पता होगा और रूल को अप्लाई करना होगा, आराम से आ जाएगा एंट्री, रूल एंड एप्लीकेशन। ओके, फिर उसके बाद बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर बोस ऑन क्रेडिट, मिस्टर बोस के पास से आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया, ठीक है, तो क्रेडिट पे गुड्स अगर आप परचेस कर रहे हो तो परचेस टू परचेस अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेस कर रहे हो तो परचेस अकाउंट डेबिट तो होगा 5,000, टू कैश तो गया नहीं है, तो इज द गिवर मिस्टर बोस, तो कैश परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बोस अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, देख लो, परचेस टू मिस्टर बोस हो गया 5,000 रुपए। फिर उसके बाद एंट्री करते हैं लास्ट वाली, रिटर्न गुड्स टू मिस्टर बोस 500 एंड पेड टू मिस्टर बोस 4,000 इन फुल सेटलमेंट। अब देखो, 5,000 का गुड्स हमने परचेस किया, उसमें से 500 रुपए का गुड्स मैंने उसको वापस भेज दिया, तो परचेज रिटर्न हो जाएगा। परचेस करते तो परचेस डेबिट करते, परचेस रिटर्न करेंगे तो परचेस रिटर्न क्रेडिट करेंगे। तो पहली एंट्री तो क्या होगी, मिस्टर बोस इज द रिसीवर, क्योंकि हमने गुड्स भेजा और मिस्टर बोस इज द रिसीवर, तो भाई मिस्टर बोस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, हम ऐसा बोलेंगे कि मिस्टर बोस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500 रुपए, 500 रुपए, ये हो जाना चाहिए। ये तो हमारी हो गई एंट्री। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 4,000 रुपए मैंने उसको पे कर दिए, 4,000 रुपए पे कर दिए। अब नॉर्मली सोचते हैं, 5,000 रुपए हमने परचेस किया था, उसमें से 500 रुपए का गुड्स मैंने उसको वापस भेज दिया, तो हम क्या करना चाहिए, हमें उसको 4,500 रुपए देने चाहिए थे ना, लेकिन हमने उसको कितना बोला, ले 4,000 रुपए ले और फाइनल सेटलमेंट समझ ले खत्म। तो मैंने उसको 4,000 दिए, तो मतलब उसने मुझे 500 रुपए, उसने हमें 500 रुपए का डिस्काउंट दिया ना, उसने हमें क्या दिया, 500 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो वो भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमें, हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए खर्चा है, तो कोई हमें डिस्काउंट देगा तो वो हमारे लिए इनकम हो जाएगी कि नहीं, फायदा हो जाएगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री क्या करेंगे, हु इज द रिसीवर, हमने कैश पे किए तो कैश क्रेडिट होना चाहिए, कितने रुपए से, 4,000 रुपए हमारे पास से गया, 4,000 रुपए हमारे पास से गया, तो 4,000 रुपए क्रेडिट करेंगे। 500 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट मिला तो इनकम हुआ, गेन हुआ, तो डिस्काउंट क्रेडिट करूंगा 500 रुपए। हु इज द रिसीवर, मिस्टर बोस इज द रिसीवर, ठीक है। तो उन्होंने कंबाइन एंट्री की है, उन्होंने क्या किया होगा, मिस्टर बोस अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए, कैसे वो भी बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे ये दो एंट्री होगी, दूसरी एंट्री मैंने आपको अभी बताई कि मिस्टर बोस अकाउंट डेबिट कितने रुपए भाई, 4,500 मुझे उसको पे करने थे, जस्ट अ सेकेंड, 4,500 रुपए मुझे उसको पे करने थे, टू 4,500 मुझे उसको पे करने थे, टू कितना कैश गया, कैश अकाउंट 4,000 मैंने उसको पे किए, टू डिस्काउंट 500 रुपए का डिस्काउंट है, तो 500 रुपए हो गए। तो उन्होंने क्या किया, कंबाइन कर दिया, मैंने बोला था ना कंबाइन एंट्री कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं। मिस्टर बोस अकाउंट डेबिट ही हो रहा है ना दोनों एंट्री में, तो 5,000 रुपए डेबिट कर दो, मिस्टर बोस अकाउंट 500 प्लस 4,500, एंड जो जो अकाउंट क्रेडिट हो रही है तीनों अकाउंट को क्रेडिट कर दो, एक ही एंट्री में काम खत्म कर दो। तो मिस्टर बोस अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए, फिर बाकी के तीनों अकाउंट क्रेडिट कर दिए उन्होंने, देख लो, दैट इज इट। तो ये आपके दोनों ट्रांजेक्शन है, जर्नल की प्रैक्टिस आपकी मे भी हो गई है, जर्नल आपको रिवाइज हो गया होगा, अपने 11th 12th में किया होगा। अगर अच्छे से नहीं किया है तो गो देयर, थोड़ा अच्छे से रिफर्श कर दो। मैंने जो रूल्स बताया उसको एप्लीकेशन करने की कोशिश करो। कुछ भी डाउट आए कि सर ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो डू कमेंट, कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो आप लोग, ताकि मैं भी पूछ समझ पाऊँ कि आपको क्या डाउट्स है, तो उस तरह से मैं भी थोड़ा एडवांस में आपको समझा पाऊँ, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है। जर्नलाइजिंग के रूल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये पहले उनको बताने चाहिए थे जर्नल एंट्री करने से पहले, ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ये भी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर कि भाई क्या क्या होता है, स्पेशल जर्नल होता है, जनरल जर्नल होता है, ठीक है, ये सारी चीज मैं बता चुका हूँ। फिर आता है, देखो, आपको सिंपल बोलूँ ना, तो अब कल मैंने आपको अ, कल मैंने आपको मतलब इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको एक चीज बताई थी
ये कैश बुक होता है, ये परचेस बुक होता है, ठीक है। ये कैश बुक, ये परचेस बुक होता है, ये कैश बुक, ये परचेस बुक, ये सेल्स परचेज रिटर्न बुक। अब ये सारी चीज बनानी भी तो पड़ती है ना हमें, ये सारी चीज कैसे बनती है, तो उन्होंने वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। उन्होंने वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। पहले उन्होंने ये बताया है, देखो आप सारी चीज मैं ऑलरेडी रेफर कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, ये कैश बुक जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे, अच्छे से करेंगे कैश बुक। परचेस बुक, परचेस रिटर्न, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, तो वो मैं बता देता हूँ। प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज मैंने बताई है कि व्हाट इज स्पेशल जर्नल एंड व्हाट इज जर्नल जनरल, इसी वजह से मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। जो मैंने बताया है उतना दिमाग से याद रख लेना। एंड इफ यू वांट रियली वांट टू गो फर्दर, एक बारी देखना है तो वो देख सकते हो, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला आपको जो मैंने बताया। चलो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ व्हाट इज परचेस बुक, परचेस डे बुक और परचेस जर्नल। देखो ये सारी चीजें है ना एक बार ही पढ़ लेनी होती है। परचेस बुक, अब क्या होता है, मैंने बोला था कि स्पेशल जर्नल जब भी बोले ना तो उसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है। तो अब आप कोई भी गुड्स, अब ये परचेस बुक, परचेस डे बुक एंड परचेस जर्नल, ये दोनों तीनों चीज सेम ही है। वो तीनों चीज नाम सिर्फ अलग है, बाकी तीनों चीज सेम ही है। यहाँ पे जब कभी भी ये स्पेशल जर्नल आए ना, क्या बोल रहा हूँ, सब कभी भी ये स्पेशल जर्नल आए तो आपको एक ही चीज, 3 पॉइंट दिमाग में, नॉर्मल 3 पॉइंट याद रखने दिमाग में। जब कभी भी परचेस बुक वर्ड हो, परचेस बुक, तो जब कभी भी परचेस बुक आए तो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या करना है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स के रिलेटेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करना है आपको, ओके। गुड्स के रिलेटेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब आपने गुड्स परचेज किया है, वो भी क्रेडिट के ऊपर, वो आपको रिकॉर्ड करना है। क्या, आपने कोई भी गुड्स परचेज किया है वो क्रेडिट पे किया है ना, वही रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। दूसरा, अगर हाफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट है और हाफ ट्रांजेक्शन कैश है, हाफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट एंड हाफ इन कैश, फुल ट्रांजेक्शन आपको कैश कंसिडर, क्रेडिट कंसिडर करना है। फुल ट्रांजेक्शन आपको क्रेडिट में कंसिडर करना है, उससे ज्यादा आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल आपको बताऊं कि सपोज आपने 5,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, उसमें से 2,500 रुपए आपने अभी पे कर दिया और बाकी के 2,500 रुपीज क्रेडिट में है, तो आपको सिंपली ऐसा ही समझना है कि पूरे 5,000 रुपए आपने परचेज किया वो क्रेडिट है, उधारी में ही लिया है। क्रेडिट मतलब उधारी में, सिंपल। तो आपको ये 2 पॉइंट पहले याद रखने हैं। परचेस बुक है तो ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, एसेट भी नहीं। थर्ड वाला पॉइंट यही है, एसेट नो नीड टू रिकॉर्ड, नो नीड टू रिकॉर्ड एसेट्स ट्रांजेक्शन। जस्ट अ सेकेंड, एसेट्स वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 3 पॉइंट अगर आपने याद रख लिए, कोई भी चीज में, परचेस बुक है तो भी ये 3, सेल्स बुक है तो भी ये 3, परचेज रिटर्न बुक है तो भी ये 3, सेल्स रिटर्न है तो भी ये 3। अगर ये तीन चीज दिमाग में आ गई मतलब खत्म। ये तीन चीज अगर दिमाग में आ गई मतलब खत्म है बात। तो अगर परचेज परचेज बुक आपको प्रिपेयर करनी है, परचेज बुक मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ आप परचेज के रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिख रहे हो, ठीक है। परचेज के रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिख रहे हो, अब वो परचेज के रिलेटेड ट्रांजेक्शन आप जो भी स्पेशल एक बुक बना रहे हो, तो उसके अंदर कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। रिकॉर्ड ओनली ट्रांजेक्शन ओनली रिलेटेड टू क्रेडिट, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर हाफ क्रेडिट है हाफ कैश है तो भी पूरा का पूरा फुल ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, ऐसा समझ लेना है। थर्ड, नो नीड टू रिकॉर्ड एसेट ट्रांजेक्शन, एसेट रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। इवन इफ अगर आपने क्रेडिट में परचेस किया हो या कैश में परचेस किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। देखो कैश ट्रांजेक्शन कोई भी होगा ना तो वो कैश बुक में लिखा जाएगा, ठीक है, फुल्ली कैश होगा तो। एंड अगर एसेट्स रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो वो जर्नल प्रॉपर में लिखा जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ओके। दैट्स इट। तो बस यही है। और इसका एक ये है प्रोफोर्मा फॉर्मेट है, परचेस बुक का फॉर्मेट है। कैसा फॉर्मेट है, देखो यहाँ पे डेट लिखी जाती है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा जाता है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स इन द सिनारियो, यहाँ पे सप्लायर्स भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आप परचेस करते हो ना, आप परचेस करते हो, नॉर्मली आप परचेस करते हो तो आप सोचो
कि परचेस किसके पास से करते हो, क्रेडिटर के पास, वो आपका सप्लायर बन जाता है ना, इसी वजह से उसको क्या बोलेंगे, सप्लायर। तो डेट, सप्लायर्स, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। इनवर्ड इनवॉइस नंबर मतलब क्या, आप परचेस कर रहे हो तो आपके पास गुड्स इनवर्ड आ रहा है, तो इसी वजह से इनवर्ड इनवॉइस नंबर आता है वहां पे। लेजर फोलियो मतलब कौन से पेज के ऊपर इसका अकाउंट बनेगा, एंड रुपीस। बस इतनी चीजें आपको लिखनी होती है। यहाँ पे क्या करना है, कौन सी डेट पे आपने परचेस किया वो लिखो, किसके पास से परचेस किया वो सप्लायर का नाम यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स में, इनवॉइस नंबर उसने क्या बना के दिया आपको वो लिखो, लेजर फोलियो में कौन से नंबर के अकाउंट है, और अमाउंट कितने रुपए का आपने परचेस किया वही लिखना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो ट्रांजेक्शन कंसिडर करते हैं। इलस्ट्रेशन 13, परचेस बुक बनाते हैं। उन्होंने क्या बोला है, परचेस बुक बनाते हैं, इलस्ट्रेशन कंसिडर द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन, ठीक है। इलस्ट्रेशन कंसिडर करते हैं, क्या बोला उन्होंने, बॉट 20 टेबल at 500 per table from appliances on credit at 12% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी आप लिखते नहीं हो अपनी बुक के अंदर। ट्रेड डिस्काउंट मतलब एक समझौता होता है। देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, दूसरा कोई एक बिजनेसमैन है, हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं, तो हम दोनों अगर कोई परचेस करेंगे, मैं उसके पास से कुछ परचेस करूंगा या हम दोनों कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, तो हम आपसी कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट एक दूसरे को देंगे। तो जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को ट्रेड डिस्काउंट बोलता है, ट्रेड डिस्काउंट देता है ना, तो उसको आपसी समझौता बोलते हैं। तो वो हम कभी भी लिखते ही नहीं है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसको सीधा माइनस कर देंगे, मतलब उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो जरूरत ही मतलब देर इज नो रिलेवेंस ऑफ दैट ट्रेड डिस्काउंट, उसको सीधा सीधा हमारे अकाउंट में से ही माइनस कर देंगे, जितनी वैल्यू माइनस ही कर देंगे डायरेक्टली। उन्होंने बोल दिया कि भाई टेबल लिया पर इनवॉइस नंबर 22334 एंड ऑन 2 मार्च, ठीक है, 2 मार्च को आपने परचेज किया है। अब नॉर्मली देखा जाए तो टेबल परचेस किया है और 20 टेबल्स आपने परचेस किए, तो यहाँ पे ये टेबल का बिजनेस आपका होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस फर्नीचर का है, फर्नीचर का बिजनेस है आपके लिए, तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है, तो फिर परचेस परचेस बुक में लिख दो। तो फिर क्या करो, परचेस बुक में लिख दो। लेकिन अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, अगर आपका कुछ नॉर्मल गुड्स है, तो फिर ये आपके लिए फर्नीचर है ये, तो फर्नीचर अगर है तो फिर वुड बी कंसिडर्ड एज एन एसेट, और एसेट वाले ट्रांजेक्शन परचेस बुक में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा मान रहा हूं जिस हिसाब से उन्होंने ट्रांजेक्शन लिखे हुए, देखो यहाँ पे उन्होंने टेबल परचेस किया, यहाँ पे उन्होंने चेयर्स परचेस की, यहाँ पे उन्होंने फर्नीचर बोल दिया, फर्नीचर परचेस किया, तो फर्नीचर अलग से बोल दिया कि हमने फर्नीचर लिया हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं ऐसा मान रहा हूं कि उनका बिजनेस है ये चेयर्स टेबल ये सारी चीजें परचेस और सेल करने का। डन है, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये उनका गुड्स है। अगर गुड्स है तो ही मैं परचेस में लिखूंगा, क्रेडिट वाले वो भी। ठीक है, तो वो लिखते हैं 20 टेबल्स परचेस किए, 500 रुपए पर टेबल, वो भी अप्लायंसेस के पास ऑन क्रेडिट बोल दिया, तो वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख देते हैं। देखो, 2 मार्च को अप्लायंसेस के पास से आपने गुड्स लिया, नाम लिख दिया, इनवॉइस नंबर जो दिया था वो लिख दिया, देखो 22334 लिख दिया। फिर उसके बाद 20 टेबल्स, 500 रुपए का एक, 12% ट्रेड डिस्काउंट, सिंपल सिंपल मैंने बोला था ट्रेड डिस्काउंट सीधा माइनस कर दो। तो 20 × 500 करेंगे तो 10,000 रुपए का माल परचेस किया था, लेकिन 12% सीधा माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट लिखना ही नहीं है, सीधा माइनस, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है परचेज 3 डजन चेयर्स 250 फ्रॉम मेट्रो चेयर्स एज पर इनवॉइस 1112 ऑन 4 मार्च। 4 मार्च को हमने परचेस किया भाई, किसके पास से किया, मेट्रो चेयर्स के पास से परचेस किया 3 डजन ऑफ चेयर, गुड्स है हमारे लिए। ठीक है, परचेस किया है, क्रेडिट पे परचेस किया है, कैसे पता चला, अगर नाम लिखा हो कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर और पेमेंट का कोई जिक्र ना किया हो, क्या बोल रहा हूं, अगर नेम लिखा हो और पेमेंट का कोई भी जिक्र नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मली उसको बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ये रहा मेट्रो चेयर्स 3 डजन, एक डजन का पर चेयर 250, 3 डजन है, हाँ 3 डजन मतलब एक डजन के अंदर 12 चेयर आती है, एक डजन के अंदर 12 चेयर आती है, तो 12 × 3 करेंगे। ठीक है, 12 × 3 इतनी आपकी चेयर हो जाएगी, तो 36 आपकी चेयर हो जाएगी, 36 × 2 250 करेंगे तो आपके 9,000 रुपए आ जाएंगे। ओके, डन है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है सेकेंड हैंड फर्नीचर बॉट ऑन गोल्डन फर्नीचर ऑन क्रेडिट पर इनवॉइस। देखो, फर्नीचर परचेस किया है पर क्रेडिट पे परचेस किया है, पर फर्नीचर वुड बी कंसिडर्ड एज एन एसेट, और एसेट आपका क्या है, वो एसेट आपके लिए परचेस गुड्स है ही नहीं, वो गुड्स नहीं है, इसी वजह से वो जर्नल प्रॉपर में लिखा जाएगा। अभी भी बोल रहा हूँ, वो परचेस में नहीं है, परचेस बुक में नहीं आएगा, भले ही क्रेडिट पे है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला परचेस 7 बुक रैक्स फ्रॉम मयूर फर्नीचर
फॉर 4,900 पेड फॉर कैश। कैश ट्रांजेक्शन हुआ, कैश ट्रांजेक्शन परचेज बुक में नहीं आता, कैश ट्रांजेक्शन सीधा कैश बुक में जाता है, कैश ट्रांजेक्शन सीधा कैश बुक में जाता है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि कुछ ट्रांजेक्शन कैश में हुआ, कुछ क्रेडिट में हो, तो पूरा क्रेडिट में लिख देता मैं, चलता। ठीक है। परचेज मशीनरी फॉर 30,000 फ्रॉम किर्लोस्कर लिमिटेड ऑन 9th मार्च एज पर इनवॉइस नंबर 37। परचेज मशीनरी फॉर 30,000, 30,000 रुपए में मशीनरी परचेज की फ्रॉम किर्लोस्कर लिमिटेड ऑन 9th मार्च एज पर इनवॉइस नंबर 37 का इनवॉइस नंबर था, 9th मार्च को उन्होंने परचेज किया, 30,000 रुपीज की मशीनरी परचेज की। मशीनरी अब क्या है, नॉर्मली देखा जाए तो ये मशीनरी, ये सारी चीज जो है एसेट में मानी जाती है, पर यहाँ पे उन्होंने नॉर्मली ये एसेट जो है उन्होंने कंसिडर किया हुआ है कि देखो फर्नीचर का उनका बिजनेस होना चाहिए तो ही, देखो उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है वो उस हिसाब से आपको बता देता हूँ, नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर यहाँ पे देखो एक चीज लिखी है इन द बुक्स ऑफ फर्नीचर शॉप है, फर्नीचर शॉप है, तो अगर फर्नीचर शॉप है तो फर्नीचर वुड बी गुड्स फॉर देम। इसी वजह से उन्होंने 7th मार्च वाला जो ट्रांजेक्शन था, ये गुड्स परचेज किया है ना, जो ये 1200 वाला, वो उनके लिए गुड्स बना दिया। जो मैंने रीजन दिया वो गलत नहीं है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उनका फर्नीचर का शॉप है तो फर्नीचर एसेट बन जाएगा उनके लिए, और बाकी का ये मशीनरी जो है वो आपके फर्नीचर गुड्स बन जाएगा, और ये मशीनरी जो है वो उनके लिए एसेट्स बन जाएगी। ओके, ये मशीनरी जो है उनके लिए क्या बन जाएगी, एसेट्स बन जाएगी, तो वो आपके लिए परचेज नहीं माना जाएगा। ओके डन, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे टोटल करके आपको दिखा देना है कि टोटल परचेज हमारा क्रेडिट इतना हुआ। दैट्स इट। ओके, सेल्स में आते हैं। देखो सेल्स बुक, सेल्स डे बुक और सेल्स जर्नल। सेल्स में सिंपल सिंपल, सेल्स बुक है ना, जब कभी भी सेल्स बुक है तो इसको क्या मानेंगे, सिंपल सिंपल क्रेडिट। 3 पॉइंट याद रखो, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आपको लिखना है, क्रेडिट में सेल किया हुआ गुड्स आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा, आधा सेल, आधा क्रेडिट और आधा कैश है तो पूरा का पूरा क्रेडिट मान लेना है। एंड तीसरा, एसेट्स कोई भी आप सेल करोगे तो वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना है, सेल्स जर्नल जब भी होला इन द फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक का फॉर्मेट क्या होता है, डेट होता है। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स की जगह पे आप डेटर्स भी लिख सकते हो, डेटर्स या कस्टमर्स भी लिख सकते हो। ठीक है। आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, आप जो इनवॉइस इश्यू करोगे वो आएगा, लेजर फोलियो एंड रुपीस। ओके, ये सारी चीज आ जाएगी। फिर उसके बाद नॉर्मली जो मैंने बताया, अब सेल्स लिखते हैं, सिंपल सिंपल कौन सी चीज लिखेंगे, जो हमने क्रेडिट पे सेल किया हुआ है वैसा ही गुड्स लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो लिखते हैं। इलस्ट्रेशन 14, 1 जुलाई बोला है सोल्ड टिप टॉप क्लोथिंग 50 शूट्स ऑफ 2,200 ईच ऑन 2 months क्रेडिट ऑन इनवॉइस नंबर 2। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है, नॉर्मली वो बिजनेस का नाम दिया नहीं है, पर ऐसा समझ लेते हैं कि उनका क्लोथ का बिजनेस है, मतलब रेडीमेड क्लोथ का बिजनेस लग रहा है उनका, टिप टॉप क्लोथिंग उनको बेचा है, तो क्रेडिट पे बेचा है, उन्होंने बोल दिया क्रेडिट पे बेचा है, तो इनवॉइस नंबर 2 लिख देंगे, 50 इंटू 2,200 ऑन टिप टॉप क्लोथिंग लिख दूंगा यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे, देखो टिप टॉप क्लोथिंग 50 शूट्स इंटू 2,200, 2 का इनवॉइस और 1,10,000 लिख दिया। ओके, इन द बुक्स ऑफ क्लोथ मर्चेंट। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, 11th जुलाई सोल्ड न्यू इंडिया वुलन 100 स्वेटर्स ऑफ 250 ईच ऑन इनवॉइस नंबर 55। ठीक है भाई, 100 स्वेटर्स बेच दिया आपने, क्लोथिंग ही है, क्लोथ ही बेचा है ना, ऑन इनवॉइस नंबर ईच। किसको बेचा, न्यू इंडिया को। कैश का कोई यहाँ पे है कि आपको कैश मिल गया है, ऐसा कोई इंडिकेशन है, इंडिकेशन नहीं है, और नाम लिखा हुआ है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सीधा सीधा न्यू इंडिया लिख देंगे, न्यू इंडिया वुलन 100 स्वेटर इंटू 250 ईच, 55 का इनवॉइस और 25,000 डन। फिर उसके बाद उन्होंने बोला रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम मॉडर्न क्लोथिंग फॉर 100 ट्राउजर, फिर 500 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अभी तो ऑर्डर मिला है, किसी ने आपको ऑर्डर दिया, ऑर्डर मिला, ऑर्डर को डिलीवर करते नहीं हो, जब तक ऑर्डर मिला है उसको डिलीवर जब तक नहीं करते तब तक सेल्स नहीं मान सकते। तो जब आपको ऑर्डर मिलता है ना, रिसीव्ड एन ऑर्डर, तो उसको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो इसी वजह से इसको मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ठीक है। फिर 17th, सोल्ड 50 साड़ीज टू लांकड़ ब्रदर्स एट 750 ईच। 50 साड़ी आपने बेची है लांकड़ ब्रदर्स को 750 ईच। यहाँ पे भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, अगर कैश ट्रांजेक्शन हुआ तो रिकॉर्ड कैश बुक में करेंगे, अभी भी बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या कैश का इंडिकेशन है, मिला है या दिया है, नहीं। क्यों, क्योंकि नेम दिया है, किसको बेचा है उसका नाम दिया है, एंड
यहाँ पे पेमेंट का कोई जिक्र नहीं है। तो अगेन ये हमारे लिए क्रेडिट सेल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग लंकड़ ब्रदर्स 50 साड़ीज मल्टीप्लाई बाय 750, दैट इज 37,500। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है सोल्ड टी शर्ट्स एट एग्जीबिशन हॉल ऑल फॉर कैश, बोल दिया फॉर कैश। तो कैश ट्रांजेक्शन तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, कैश बुक में सीधा रिकॉर्ड कर देंगे 7,500। देख लो टोटल कर दिया, दैट्स इट, हो गया। वैसे ही परचेज रिटर्न बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है नॉर्मली। देखो जैसा परचेज बुक होता है वैसे परचेज रिटर्न होती है। परचेज रिटर्न वैसा ही फॉर्मेट है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में डेबिट नोट नंबर आता है एंड सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट नंबर आता है। ठीक है, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है। वैसे ही बिल्स रिसीवेबल बुक होती है। बिल्स रिसीवेबल बुक का ये आपका फॉर्मेट होता है, जस्ट गो थ्रू विद इट वंस, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गो थ्रू विद इट वंस की एक बार ही हो सकता है। एंड बिल्स पेएबल का आपका ये फॉर्मेट होता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मेट है, उसके लिए आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ना इसके सम्स और ये सारी चीज भी करने की जरूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस के बाहर की चीज है। ओके, फिर उसके बाद आता है जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर। जनरल जर्नल और जर्नल प्रॉपर, ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बताया था। स्पेशल ट्रांजेक्शन वाली चीज का कैश बुक जो है वो अलग से आएगा चैप्टर उसका, उसके बाद वाली सारी चीज बता दी। जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में कल ही मैंने बताया था कौन सी चीज आती है, ओपनिंग एंट्री आती है, क्लोजिंग एंट्री आती है, वो सारी चीजें आती है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है कि जनरल जर्नल और जनरल प्रॉपर होता क्या है। तो वो मैंने कल ही बताया था आपको कि जो स्पेशल वाले ट्रांजेक्शन है उसके लिए अलग से स्पेशल बुक्स होती है, लेकिन जो जनरल वाले ट्रांजेक्शन है उसको अलग से रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, जो स्पेशल वाले ट्रांजेक्शन नहीं होते। मतलब जो कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होगा, जो सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इसके अलावा वाले जो ट्रांजेक्शन होंगे वो अलग से रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके लिए जनरल प्रॉपर होती है, उसके लिए क्या होती है, जर्नल प्रॉपर होती है, जिसको बोलते हैं जनरल जर्नल। वो कल मैंने बताया था। तो ये चीजें पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ, पढ़ना भी जरूरी है ये चीज का। जो चीज पढ़ना जरूरी है वो मैंने आपको पढ़ के ही बता दे रहा हूँ। As mentioned earlier, general journal is the books of original entry in which those transactions for which no special journal is maintained. Accordingly, it records credit purchases, credit sales, and purchase return and purchase return for which specific subsidiary books are maintained. हाँ, स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए स्पेसिफिक सब्सिडियरी बुक आप मेंटेन कर रहे हो, लेकिन जो उसके अलावा वाले ट्रांजेक्शन है उसके लिए क्या, इन एडिशन इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स सर्टेन स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, जैसा डिस्कस्ड बिलो। ओपनिंग इन्वेंटरी, अब ओपनिंग एंट्रीज मतलब क्या, बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, जब भी ओपनिंग एंट्री मतलब क्या, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जो जो चीजें आती है उसको लिखना पड़ता है। तो वो कहाँ पे लिखोगे भाई, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसको थोड़ी कोई स्पेसिफाइड बुक में लिखोगे, कोई स्पेसिफाइड बुक ही नहीं होगी। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो क्या कोई स्पेसिफाइड बुक तुरंत बना लेते हो, नहीं होती। तो जब कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो ओपनिंग एंट्री हमेशा नॉर्मली जर्नल में ही लिखी जाती है, इतना दिमाग में याद रखना। जब कभी भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसकी पहली वाली एंट्री कहाँ पे लिखी जाती है, जनरल जर्नल में। ओके, तो देखो उसका एग्जांपल उन्होंने दिया है कि सपोज एक बिजनेसमैन है, ओपन्स अ न्यू सेट ऑफ बुक्स ऑन January 1, 2021, ओपन्स न्यू सेट ऑफ बुक्स, नया बिजनेस, कैश इन हैंड 100 रुपए, 10 सेकेंड, 100 रुपए का कैश इन हैंड है। डेटर 200 रुपए, स्टॉक 320 रुपए लेके आया, मशीनरी 700 रुपए लेके आया, फर्नीचर 150 रुपीज लेके आया, बैंक लोन 300 रुपए लेके आया, कैपिटल 1070 लेके आया। ठीक है, ये सारी चीज लेके आया, रिस्पेक्टिव ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग एंट्री पास करो। मतलब नई बुक स्टार्ट कर रहा है तो ओपनिंग एंट्री आपको पास करनी है। तो हर साल एक ओपनिंग एंट्री बनती है, हर साल क्या करते हैं आप, हर साल आपको एक ओपनिंग एंट्री बनानी पड़ती है। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। तो जब कभी भी आप हर साल एक ओपनिंग एंट्री जब करते हो ना, तो वो जर्नल में ही करनी पड़ती है। तो अब ओपनिंग एंट्री में सिंपल करना है आपको, जो आपकी एसेट होती है या जो आपका पोजीशन होता है, जो चीज डेबिट बैलेंस होती है, जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसको डेबिट कर दो, जिसका क्रेडिट बैलेंस उसका क्रेडिट कर दो, और बाकी का कैपिटल में डाल दो, सिंपल। तो जो जो चीज डेबिट होती है ना उसको मैं डेबिट कर रहा हूँ। देखो पहले वो कौन सी चीज लाया उसको डेबिट क्रेडिट सोचते हैं। कैश लेके आया तो कैश को डेबिट कर दो, कैश का डेबिट बैलेंस होता है ना हमेशा, कैश का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, एसेट। तो कैश हमारी एसेट है, डेबिट कर दो 100 रुपए। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मतलब क्या, डेटर्स मतलब पैसे लेने बाकी है किसी के पास, एसेट, डेबिट कर दो। स्टॉक, स्टॉक हमारी एसेट है, रियल अकाउंट, डेबिट। मशीनरी एसेट, डेबिट। फर्नीचर एसेट, डेबिट। बैंक लोन 300 रुपए, बैंक लोन देख लो 300 रुपए। कैपिटल उन्होंने बोला 1070, ठीक है। अब बाकी का जो भी बैलेंस बच रहा है ना,
बाकी का जो भी बैलेंस बच रहा है वो यहाँ पे अजम्पशन है कि 150 रुपए जो है वो हमारे क्रेडिटर ही होंगे। ओके, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है। देखो नॉर्मली इतनी चीज जो है इसका टोटल करो। ये दो चीज उन्होंने दी है कि 300 रुपए का बैंक लोन है तो बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है तो क्रेडिट करेंगे। कैपिटल, हमेशा कैपिटल क्रेडिट होता है। बिजनेस की लायबिलिटी हो गई तो कैपिटल क्रेडिट होता है, उन्होंने बोल दिया 1070। बाकी बचा क्या होगा? बट ऑब्वियस है कि वो क्रेडिटर ही होगा। क्रेडिटर तो होगा ही, तो ये बैलेंस बचा ना, तो ये बैलेंस करना भी जरूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि ये चीजें दी होती है और ये दोनों चीज दी होगी आपको, और बाकी बचा बैलेंस आपको कैपिटल में डाल देना है। सिंपल है, नॉर्मली ऐसा होता है। पर यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई मैटर नहीं करता। देखो उन्होंने ये ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, कंसिडर। अब उन्होंने बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग बैलेंसेस इन बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021। मतलब प्रीवियस ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 2021, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आपका होगा 2020 2021, वो खत्म हुआ है, एंड हो गया उसका। और करंट ईयर आपका स्टार्ट हुआ। करंट ईयर कौन सा होगा? 21-22, सिंपल। तो पहले ईयर की स्टार्टिंग में ओपनिंग एंट्री करनी पड़ेगी आपको। ईयर के स्टार्टिंग में आपको ओपनिंग एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री कर देते, उन्होंने वही बोला है कि ओपनिंग एंट्री पास करो ईयर के स्टार्टिंग में। जो चीज डेबिट होगी वो डेबिट करेंगे, जो चीज क्रेडिट होगी उसको क्रेडिट करेंगे। आपको सिंपल सिंपल ये बैलेंसेस दिए हुए हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर दे। सुबोध कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है आपको सिर्फ यही जानना है, कैपिटल का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी। लोन फ्रॉम एचएच बैंक, लोन लेते हो, फ्रॉम बोलते हैं ना, लोन, लोन फ्रॉम, किसी के पास से लोन लिया तो वो लायबिलिटी हो गई ना, तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, एसेट, एसेट है ना हमारी, तो एसेट, एसेट क्या होता है? डेबिट, एसेट का डेबिट बैलेंस। कैश इन हैंड, कैश क्या होता है हमारे लिए? एसेट, डेबिट, एसेट हमेशा डेबिट होता है। बैलेंस एट सीसी बैंक, सीसी बैंक के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है, हमारे पैसे पड़े हुए सीसी बैंक में, एसेट हो गई ना हमारी। हमारे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं तो बैंक हमारे लिए एसेट हो गई। वो एसेट का क्या बैलेंस होता है? एसेट कोई भी हो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है, वो डेबिट पे ही लिखने होते हैं। ट्रेड डेटर्स, डेटर्स हमेशा डेबिट होता है, डेटर हमेशा डेबिट ही होता है, वो हमारा एसेट हो गया, पैसे लेना बाकी है उसके पास। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक डेबिट, एसेट है हमारा, स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो तो हमारी एसेट है ना, एसेट हमेशा डेबिट होती है। फिर ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब क्या? क्रेडिटर। ट्रेड पेबल मतलब क्या? क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल दोनों का इंक्लूजन। तो पैसे देना बाकी है। लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो ट्रेड पेबल हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस पे करना बाकी। क्या बोल रहा हूँ? एक्सपेंस पे करना बाकी, तो पे करना बाकी मतलब क्या? क्रेडिट। लायबिलिटी, लायबिलिटी पे करना बाकी तो क्रेडिट। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब क्या? प्रीपेड, आपने पहले से इंश्योरेंस पे करके रखा किसी को, तो जब कभी भी आपका प्रीपेड होता है ना तो आपकी एसेट हो जाती है। क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस जब भी आपका है, आपने कोई खर्चा एडवांस में पे कर दिया, तो अगर कोई चीज आप एडवांस में किसी को पे कर देते तो आपकी एसेट बन जाती है, ठीक है। तो ये आपका डेबिट होगा, एसेट डेबिट हो जाता है। जो जो चीज मैंने डेबिट बोली वो डेबिट कर दो। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 चीज उन्होंने डेबिट की होगी, 1 2 3 4 5 6, देख लो है। और 4 चीज उन्होंने क्रेडिट की है, 1 2 3 4, 4 चीज उन्होंने क्रेडिट की है और मैच हो ही जाएगा, कोई चांस ही नहीं है कि मैच ना हो। दिस इज व्हाट ओपनिंग एंट्री इज ऑल अबाउट। ये है ओपनिंग एंट्री, इतना सिंपल है। हर साल ओपनिंग एंट्री कहाँ पे करोगे आप? जनरल जर्नल में। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्लोजिंग एंट्री आपको सिखाऊंगा। क्लोजिंग एंट्री बट ट्रिकियर तो नहीं बोलेंगे, सिंपल ही है। क्लोजिंग एंट्री का मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको छोड़ रहा हूँ कि भाई थोड़ा तो दिमाग चलेगा। क्लोजिंग एंट्री मतलब क्या? ईयर एंड के ऊपर, ईयर एंड के ऊपर आप नॉमिनल अकाउंट क्लोज करते हो। ईयर एंड के ऊपर आप क्या करते हो? नॉमिनल अकाउंट आप क्लोज करते हो। और वो नॉमिनल अकाउंट जो आप क्लोज करते हो ना, वो आपको कहीं पे ट्रांसफर करना पड़ते हैं, ठीक है। तो वो कैसे ट्रांसफर करेंगे वो बताऊंगा। तो ये क्लोजिंग एंट्री के बाद, क्लोजिंग एंट्री एक बार अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद ये चैप्टर इतना ज्यादा बचता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आपका इतना बचता ही नहीं है, इतना ही है। फिर लेजर आ जाएगा, फिर लेजर आ जाएगा। और लेजर कंप्लीटली अलग चीज है, लेजर सिर्फ पोस्टिंग की चीज है। ओके, आई होप सो यू हैव लाइक्ड माय दिस वीडियो। आपको कुछ भी डाउट हो, इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट, और अगर आपको ऐसा है कि कुछ गाइडेंस चाहिए, तो डू कमेंट और डू मैसेज मी इन केस ऑफ, इफ यू वांट एनी डायरेक्शन, या हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे प्लान आउट करना चाहिए, ये सारी चीज भी मैं थोड़ा आपको बताता जाऊंगा, अब उसके भी वीडियोस आते जाएंगे, ठीक है।
Thank you so much. Keep watching my videos and keep supporting me. I'll keep supporting you. Thank you so much and all the best for your journey. Thanks a lot.